हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग येलो बुक के द्वारा चलाया जा रहा सीरीज का दूसरा भाग है, ठीक है। जिसमें आज हम लोग इतिहास के दूसरा भाग को देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मगध राज्य का उदय से शुरू करेंगे। अब कहाँ तक जाएंगे वो गारंटी नहीं है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त। इसकी राजधानी राजगिरा थी, गिरिब्रज या राजगिरा थी, ठीक है। बृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध था। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इनको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, ठीक है। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध के राज्य में मिला लिया, ठीक है। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिम्बिसार ने राजगिरह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था, ठीक है। बिम्बिसार ने राजवेद जीवक नामक राजवेद को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। बिम्बिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी? बिम्बिसार की हत्या कर दी 492 ईसा पूर्व में, ठीक है। मगध की गद्दी पर बैठा। उसके बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु ने बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है। किसके कहने पे की थी? चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बजीरा के साथ हुआ था, ठीक है। किसके साथ हुआ था? बजीरा के साथ हुआ था। किसके पुत्री थी? प्रसेनजित की पुत्री थी। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा था, ठीक है। पहले वो जैन धर्म का अनुयायी था, फिर बाद में बौद्ध धर्म का मानने लगा था, ठीक है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वत्सकार था, ठीक है। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया है, ठीक है। तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। उदयन को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन बना? हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर शिशुनाग ने राजधानी बदलकर कहाँ कर दिया? वैशाली में स्थापित की, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश से सर्वाधिक घनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके अपने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य अब हम लोग देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध ही राजनीति से था। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसेनजित मगध का राज्यवेद जीवक तथा चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, कहाँ से? तक्षशिला से, जो पाकिस्तान में फिलहाल है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितने भागों में बटी थी? 6 भागों में बटी हुई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। इसने पाटलिपुत्र को पालीबोर्था नामक नाम दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी युद्ध पुस्तक में किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक होता है। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस ने भेजा था। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिहसेन कहा गया। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण उत्तराधिकारियों का दुर्व्यवहार था। ठीक है, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव को पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। ठीक है, अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। ठीक है, सुभ्रदांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंघमित्रा एवं कारुबागी अशोक की पत्नियां थी। ठीक है, भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसम ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक ने शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैंथलर ने किया था। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गए हैं। ठीक है, अशोक के दरबार में डायोनिसियस
मिस्र नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस फिलाडेल्फस टॉलमी दो ने भेजा था। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। कौशाम्बी अभिलेख की रानी का अभिलेख है। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। अशोक का सबसे छोटा हस्तम्भ अभिलेख रुक्मणी देवी है। ठीक है। अशोक का सर ए कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वीं शिलालेख में है। ठीक है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। ठीक है। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पन्न थी। अशोक का नाम देवनाम पीरी देवता का पीरी भी था। ठीक है। देवनाम पीरी था। ठीक है। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। ठीक है। शुंग काल में पहले स्मृति और ग्रंथ स्मृति और मनुस्मृति की रचना की गई। ठीक है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव डाली। कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा था। ठीक है। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी थी और सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है। ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वे रोम से मंगाया जाता था। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया। ठीक है। कुषाण वंश पल्लवों के बाद कुषाण आए जो युचि और तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है। युचि नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। ठीक है। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी। ठीक है। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। ठीक है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चिनियों से ली थी। ठीक है। कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। ठीक है। जिसने कनिष्क में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। ठीक है। कनिष्क ने दरबार में
अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, महावेश, महासेद और संरक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्धचरित्रम नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। ठीक है। गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इसने कुषाणों को बहुत अधिक आय देती थी। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चलाया। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजा तथा दक्षिणवर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमक ने किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त का उपाधि क्या था? अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमक। ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशासनिक अभिलेख लेख की रचना की थी। ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसने सिक्कों का बीना बजाते हुए दिखाया था। ठीक है। सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया था। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईसा पूर्व में 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसीलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त ब्राह्मणिर जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गोविंद गुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी तक था। कुमार गुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ठीक है। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 445 से 467 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों का मलेच्छ कहा जाता था। ठीक है। हुनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत का स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को वाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है। तथा बड़े अधिकारियों को दंडपाशिक कहा जाता था। ठीक है। सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है।
गुप्त राजाओं ने गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए, जिसे दिनार कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक या रूपक कहा जाता था। ठीक है, पहली बार सती होने का प्रमाण 1510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गणुर गुप्त का राज चिन्ह था। गणुर गुप्त वंश का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, ये 29 गुफाएं, इसमें 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची है। ये बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलग प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। ठीक है, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागाह में डाल दिया। ठीक है, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। राजवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। ठीक है, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में राजवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष का पराजित हुई। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था। ठीक है, परंतु वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा में जुड़ गया। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था। जिसने हर्षवर्धन तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन का नाम नाटक प्रथम शिष्य प्रियदर्शी और रत्नागिरी हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शी था, रत्नागिरी था और नागभट्ट था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है,
हर्ष के समय में भूमिकर उत्पादन का हर्षवर्धन के समय में भूमि उत्पादन का छठा भाग था। ठीक है, उत्पादन का छठा भाग था। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए औकपास का प्रयोग किया था। इस पुलिस कर्मियों का बाट या भाट कहा गया था। ठीक है, प्राण श्राव की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव राजवंश का संस्थापक बसपदेव था, परंतु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक शिव विष्णु था। ठीक है, 576 से 600 ईस्वी को माना जाता है। इसकी राजधानी कांजीपुरम था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भारवी इनके दरबार में रहते थे, जिसने किराता जुर्नियम नामक पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और आदि इस वंश के प्रथम प्रमुख शासक थे। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी तक था। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। नरसिंह वर्मन में वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरब के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगमप्रिय की उपाधि धारण की। यह शिव का भक्त था। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने 10 कुमारचरित नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। चोल साम्राज्य चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक ने 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चोलों के सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी तक था। इस राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुच्छन था। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों का हराने के बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की। ठीक है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागना पड़ा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तंजौर ने राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। वह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चोल मंदिर का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। श्रीलंका में बौद्ध विहारों का राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया था। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगई कोंडचोलपुरम बनाई थी। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था।
स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल के सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। ठीक है। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कोट्टीपुरम कावेरीपट्टनम था। ठीक है। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनाया था। ठीक है। नटराज प्रतिभा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी मणिकर या मानखेड़ थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम तथा कृष्ण द्वितीय, ध्रुव इंद्र तृतीय, गोविंद कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत प्राप्त की। ठीक है। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीराचार्य भी अब उनके दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पोन रहते थे, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। इंद्र तृतीय के शासक काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। ठीक है। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमानों व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा कर्क था, जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलम द्वितीय ने हराया था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।